So let's start with our lecture of Economics books, chapter 1, which is Indian Economy on the Eve of Independence. So इसका फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरऑल फीचर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर किया था एंड दिस इज सेकंड पार्ट एंड वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ट्राई करेंगे कि हम ये सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर लें। अपने पेज की तरफ चलते हैं। सो या तो अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उस हमने ओवरऑल फीचर्स देखे थे और हमने उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में कैसा उस टाइम पर था। अब हम इस पार्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा था उस टाइम पर कैसा था। सो स्टार्ट करते हैं। Systematic deindustrialization is a term that describes the status of the industrial sector during the time of ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब समझ रहे हो। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज सेट करना, इंडस्ट्रीज हमारी आगे बढ़ना। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ इंडस्ट्रीज का कम होना। ब्रिटिश रूल के आने के ब्रिटिश रूल का जब था हमारे इंडिया में कॉलोनीज थे हम लोग जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है इसमें एक तरीके से हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया था। हमारे इंडस्ट्रीज बहुत कम होना शुरू हो गए थे और फॉरेन ट्रेड पर हम लोग ज़्यादा फॉरेन इम्पोर्ट्स कह सकते हैं या फॉरेन ट्रेड कह सकते हैं उस पर हम ज़्यादा डिपेंड करने लगे थे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। द मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू फोल्ड। तो इसके पीछे का मोटिव था ना उन लोगों का कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया तो वो यही था कि वो हमारे यहाँ की जो वेल्थ है और रॉ मटेरियल है उसको एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट अपने यहाँ यूज करते थे, कॉटन और जूट मेनली। इट वाज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द emerging needs of industrial inputs in wake of industrial revolution in Britain। ब्रिटेन में वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था और वहां पर अपना वो ग्रोथ कर रहे थे। उससे वहां पे ग्रोथ करने की वजह से उन्होंने यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कम करना शुरू कर दी थी। इसके बाद दूसरा जो है पॉइंट टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। इंडिया एज अ मार्केट हैंडीक्राफ्ट के लिए तो फेमस था ही, लेकिन वो भी मार्केट यहाँ से जो सामान बाहर इम्पोर्ट्स होता था वो भी कम हो गया। इसलिए ताकि बाकी का जो प्रोडक्ट है वो इन ब्रिटेन से ज्यादा लोग ले सके क्योंकि इंडिया का सारा रॉ मटेरियल तो वही ले रहे थे ना, तो बाकी अब कहाँ से आएगा। तो उन्हीं के पास सब सोर्स एक वही हो जाएगा ना कि बाकी लोग उन्हीं से लेंगे जिनसे उनकी वेल्थ में इनकम होगा, उनकी वेल्थ बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। सॉरी, this systematic industrialization lead to decline of handicraft industries। handicraft industries हमारी डिक्लाइन हो गई थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एंड कॉन्सिक्वेंट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों के पास काम नहीं था। धीरे धीरे लोगों के पास काम खत्म होता जा रहा था, अनएम्प्लॉयड हो रहे थे लोग। ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट्स में जो ब्रिटिश गुड्स है उनका पेनिट्रेशन स्टार्ट हो गया था, हमारी मार्केट में वो आना शुरू कर दिया था उन्होंने। इस वजह से भी हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। The poor state of the industrial sector during the British rule is highlighted by the following points। यहाँ पर जो स्टेट की जो पुअर स्टेट थी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट हमारा डिके हो रहा था धीरे धीरे। बिफोर सफरिंग द डिके ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, handicraft in India enjoy a worldwide reputation for excellence and quality। The main reason for the decay of the handicraft was discriminatory tariff policies। इसमें बस यही बताया कि हमारा हैंडीक्राफ्ट जो मार्केट था वो डिके हो रहा था ब्रिटिश राज की वजह से। और सबसे जो मेन इसमें काम था जिसकी वजह से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिके हो रही थी वो थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। बहुत ज्यादा हैवी पॉलिसीज वो लगाते थे इस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही थी। उसके बाद इसमें बताया है ब्रिटिश रूल इन इंडिया coincided विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। हमारा जो इंडिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया में हमारा ब्रिटिश रूल चल रहा था और उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। ये चीज है। द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स।
ब्रिटिशर्स ने देखा कि हमारे इंडिया बहुत अच्छा रॉ मटेरियल का सोर्स हो सकता है उनके लिए, और यहाँ पे बेस्ट मार्केट का भी वो काम करेगा। जब उनके हमारा सारा रॉ मटेरियल वही ले लेंगे, हमारे पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, तो उनका मार्केट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा और उन्हें फायदा होगा इससे। अकॉर्डिंग अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वॉज परस्यूड, इट अलाउज, कुछ जो पॉलिसीज थी वो अलाउ कर दी थी कुछ ने, टैरिफली एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बाहर तो जो एक्सपोर्ट जाता था उस पे तो कोई वो टैक्स नहीं लगाते थे, बिल्कुल टैरिफ फ्री रहता था। उन लोगों ने ये पॉलिसीज निकाली थी। लेकिन जो इम्पोर्ट करते थे इंडिया में इंडस्ट्रीज में, उस पर उन्होंने काफी सारा टैरिफ इम्पोर्ट कर रखा था, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स लेने के टाइम पर इम्पोर्ट कर रखा था, और रॉ मटेरियल लेते उस कोई टैरिफ ही नहीं लगाया था। ये उनकी पॉलिसीज थी हमें पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। But at the same time, heavy duties was placed on the export of Indian handicraft product. लेकिन उसके उसी सेम टाइम पर इन्होंने इंडिया इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है उस पे एक्सपोर्ट्स पे काफी हैवी ड्यूटीज भी लगा रखी थी, which reduce the competitiveness in the international market, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को कम करती है। ठीक है। उसका एज अ कॉन्सिक्वेंस while the British products starting penetrating in the Indian market, Indian handicraft products start losing their domestic as well as foreign market. जैसे जैसे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया में घुसना स्टार्ट हो गए, मार्केट में आने लगे, उसी उसी तरीके से धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की जो इज्जत थी, एक तरीके से जो रेपुटेशन थी, और जो हैंडीक्राफ्ट की इतनी एक हाइप बनी हुई थी, वो कम होने लगी धीरे धीरे। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स आ रहे थे मार्केट में तो लोग उनको ज्यादा परचेज करते। उसके बाद फिर हम देखते हैं डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में भी और फॉरेन मार्केट में भी डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज द एंड रिजल्ट। और इसका इन सब का जो रिजल्ट निकला वो यही निकला कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। और फिर हमारे एक टाइम पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो मशीन मेड होते थे उनका कंपटीशन देखना पड़ा, विच वॉज बेटर इन क्वालिटी एंड प्रिसीजन देन द इंडियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स से काफी अच्छे होते थे और क्वालिटी उनकी अच्छी होती थी। और बहुत सी बात है कि अगर मशीन से बनाया जा रही है जो चीज़ वो परफेक्ट होगी एक तरीके से, तो हाथ से बनाई जा रही है हैंडीक्राफ्ट है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लोगों को फिर वही चीजें पसंद आने लगी। ठीक है। पैटर्न ऑफ द डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर ऑल्सो चेंज, इंडियन कंज्यूमर्स के लोग वही चेंज हो गया उनका। एज मोर पीपल अंडर इन्फ्लुएंस ब्रिटिश कल्चर, काफी सारे लोग जो ब्रिटिश कल्चर को इन्फ्लुएंस करते थे, टू वेस्टर्न लाइफस्टाइल, उन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया जीना। Thus the Indian craftsmen starting losing their domestic market and eventually perished. तो जैसे जैसे इंडियन मार्केट जो था, हैंडीक्राफ्ट मार्केट था, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया और फिर वो पूरी जगह से धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया, काफी कम ही अब देखने को मिलता है। लेकिन जो रीजन रहता है इसमें, तो हमारी कंडीशन थी उससे, वो ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक मतलब बहुत कम ग्रोथ हो रही थी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री में उस टाइम। अंडर द ब्रिटिश राज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, बहुत कम ग्रोथ देखने को हमें मिलता है। इट वॉज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century एंड द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स एमर्जेंस। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर 5 ऑब्जर्वेशन है जो कि पढ़ने के लिए मतलब समझाते हैं। इनिशियली cotton and jute textile mill was set up. Cotton textile mill were located in Western India, mainly in Maharashtra, Gujarat, और mainly controlled by the Indians. तो इनिशियली स्टार्टिंग में कॉटन और जूट की हमारी मिल्स जो थी वो सेटअप की गई। उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री जो हमारी थी वो टेक्सटाइल जो था हमारा वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र में सेटअप किया गया एंड गुजरात में हमारा मेनली कंट्रोल किया जाता था बाय इंडियंस। ठीक है। तो जूट टेक्सटाइल जो होता था हमारा, जो जूट टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी वॉज कंसंट्रेटेड इन बंगाल। बंगाल में बहुत कंसंट्रेट था उसके वो एंड वो प्राइमरली कंट्रोल बाय फॉरेनर्स, उसको फॉरेनर्स कंट्रोल करते थे। एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। फिर 20th सेंचुरी में स्टील और आयरन की इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट की, रतन टाटा और ये आयरन से इन्होंने सेटअप की। उसके बाद ये हुई 1907। अभी रिसेंटली जो हमारे रतन टाटा है वो एक्सपायर हुए, आप सबकी नॉलेज में होगा।
आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड सीमेंट पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टिंग। वर्ल्ड वॉर सेकेंड मतलब 1945 के बाद हमारे जो इंडस्ट्रीज थी सीमेंट पेपर शुगर की, ये भी इंट्रोड्यूस होने लगी धीरे धीरे। There were hardly any capital goods industries in India. गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में बहुत कमी बच गई थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड लाइक मशीन एंड इंडस्ट्री प्लांट्स फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आगे के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। Contribution of the new industrial sector in the gross value addition or gross domestic product of the economy remained extremely low. बहुत कम था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ओवर ग्रॉस मतलब ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे इकोनॉमी में था बहुत कम था हम लोगों के। उसके बाद द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन वाज लिमिटेड, बहुत कम था स्टेट का पार्टिसिपेशन उसमें। इट वाज कन्फाइंड ओनली बाय द स्ट्रेटेजिक एरिया like railways means of communication which help expansion of the Indian market for the British product। वो ब्रिटिश अपना फायदा देखने के लिए ही सब कुछ करते थे, उनका कुछ ज्यादा इतना स्टेट का ध्यान नहीं था बाकी चीजों पे। सिर्फ रेलवेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन को उन्होंने थोड़ा बेटर किया था अपने फायदे के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिवील 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंटिंग टू द बैकवर्डनेस एंड लिमिटेड। तो बैकवर्डनेस और लिमिटेड ग्रोथ को दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट कैरेक्टराइज किए गए हैं। 4 पॉइंट्स है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अस ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो टैरिफ पॉलिसी उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। दूसरा, मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक एक्सपेंशन, बहुत कम इसमें देखने को हमें एक्सपेंशन मिल रहा था मॉडर्न इंडस्ट्री में। इट वाज बाय लार्ज रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में काफी एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है और रेस्ट्रिक्टेड भी थी, लार्ज एक्सपेंशन भी था। इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, इंडियन मार्केट में हम लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को देखते हैं और हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री धीरे धीरे कमी ग्रो कर रहा था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज देखते हैं विच इज द कोर एलिमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बहुत कम था, बहुत ही ना के बराबर हमारे यहाँ। While the traditional Indian industry handicraft और decaying, modern industry में infant stage धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बहुत कम। और फिर हमारी जो इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट थी वो तो ना के बराबर थी और लिटिल हमको डायनेमिक चेंज देखने को मिलता है इसके बाद, और यहाँ पे कोई एविडेंस भी नहीं है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड पर। फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ जो हमारा ट्रेड है वो। इंडिया ने एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड, काफी अच्छा खासा इंडिया का पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से बना था क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफी अच्छी थी इंडिया की। तो फिर आगे बढ़ते हैं। द रोमन यूज टू कॉल इंडियंस द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलेंस, रोमन जो एक वर्ड यूज, सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलेंस। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलेंस एक फेज है इसमें बुलेंस का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारे जो इंडियन थे वो एक टाइम पर द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलेंस कहा जाता था। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बॉट एन एंड, ब्रिटिश रूल की वजह से खत्म हो गया सब, क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड से ही लेना देना होता था। हमारे जो मर्चेंट्स होते थे उनको, जो दूसरे मर्चेंट्स होते थे वो गोल्ड से हमारे पे करते थे हम लोग, ऐसा। ब्रिटिश रूल के से पहले इंडिया वाज वेल नोन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स लाइक टेक्सटाइल और गुड्स, ये सब कुछ करते थे ब्रिटिश रूल से पहले। बट ब्रिटिश कन्वर्टेड इनटू ए इंडिया इज नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर, ज्यादा मात्रा में हम एक्सपोर्ट करने लगे रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड, और लेने लगे हम बहुत ज्यादा फिनिश गुड्स। इट वाज अ ड्यू डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज की वजह से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड एट अ टाइम ऑफ इन्वेंशन कैन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सम ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें पहली ऑब्जर्वेशन है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसके अंदर जो लिखा है ना मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। नेट एक्सपोर्टर क्या हो गया, नेट मतलब ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करने लगे हम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का था कच्चा मटेरियल, मतलब लकड़ी हो गया, ठीक है, जूट हो गया, कॉटन वूल, ये सब, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स आ गए इसमें जिनसे हम बाद में आउटपुट जनरेट करते हैं। तो वो सब हमको ज्यादा हम लोग बेचने लगे, उनको बाहर भेजने एक्सपोर्ट करने लगे और इम्पोर्ट करने लगे फिनिश गुड्स। तो हो गई यहाँ पे कंडीशन खराब। जब इम्पोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल कम दाम में मिलता है, उसको एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, हमारे पास क्या बचेगा,
मार्केट तो खराब होगा ही ना। इसके अंदर सिर्फ यही है। और ये जो नाम दिए गए हैं, ये चीजें बताई गई हैं कि ये सब प्राइमरी प्रोडक्ट्स है जो हम एक्सपोर्ट करते थे, और इसमें यही सब बताया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडियाज फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था। ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम पर मोनोपोली थी उनकी, जैसा वो मन करे वैसा करते थे। In this context, the observation are critical significance. इस context में observation थोड़ी critical हो जाती है. More than 50% India's foreign trade was directed toward Great Britain. 50% इंडिया की foreign जो trade थी वो directed towards Great Britain, मतलब Great Britain दिखता था उसको. The rest of the trade was directed towards China, Ceylon, Sri Lanka and Persia, Iran. एक की तरफ था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्शिया, इन सब जगह से होता था. The control Britain over India's foreign trade intensified after the opening of the Suez Canal in 1869. पहले तो जो फॉरेन ट्रेड होता था यहाँ से होते जगह है यहीं पे, चाइना, श्रीलंका, पर्शिया. लेकिन जब स्विस कैनाल 1869 में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, तो स्विस कैनाल के बारे में यहाँ में दिया गया. स्विस कैनाल उनको जब पता चला, ठीक है, इट्स एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इथमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट. वहां से स्टार्ट होकर नॉर्थ ईस्टर्न इथमस से स्टार्ट होकर नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट तक थी. ठीक है, ये कैनाल था जो उन्हें रास्ता मिला. तो यहाँ से तो वो ट्रेड करना चालू कर दिया उन्होंने. अब कैनाल्स प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट, उनको एक रूट मिल गया था. अमेरिकन पोर्ट्स और लोकेटेड साउथ एशिया, अफ्रीका, हर तरह को हटाते हुए वहां सीधे निकल जा रहे थे. रास्ता मिल गया था मस्त. अब तो लूट लो भाई, जितना लूट पाओ. Opening of Suez Canal in 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between. उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो लग रहा था ना वो भी खत्म हो गया. समझ रहे, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का लग रहा था अब वो भी नहीं लगेगा ज्यादा, क्योंकि पानी वाला रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया. पानी वाले रास्ते में कम पैसे लगते हैं ना, मतलब लगते हैं, बट उनके लिए सस्ता पड़ रहा था. पानी से जा रहे थे वो, बाय रोड जाने के बाद पानी पानी से जा रहे हैं. A significant reduction in transport and. और फिर भाई उनको मोनोपोली तो उनके पास थी, ट्रांसपोर्टेशन उनका वो सब सस्ता था, रॉ मटेरियल मिल रहा था, इंडिया को कॉलोनाइज कर रखा था. फिर क्या है, जो सामान यहाँ से मिलता जा रहा था वो वहां पहुंचाते जा रहे थे, वहां से प्रोडक्ट बना के यहाँ इंडिया में उनको लॉन्च कर रहे थे, बेच रहे थे और प्रॉफिट कमा रहे थे. वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ, यही लिखा है, ह्यूज मार्केट ब्रिटिश बन के हमारे इंडिया में क्रिएट कर लिया उन्होंने अपना. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. Surplus state but only to benefit the British. Surprisingly, during the British regime, our export exceeds our imports. हमारे जो exports थे उन्होंने exceed कर दिया था हमारे imports को. It implies a surplus of balance of trade, and it एक surplus of balance of trade create करता है. This surplus was owing largely to the export of primary good. Primary good का export करना, not the industrial good, which is a sign of economic backwardness, जो कि एक sign economic backwardness. Despite the surplus trade, supplies of several essential commodities like food, grains, and cloth remained deficient in domestic market. The trade surplus was not used for growth and development of the country. Instead, it was used to meet administration expansion of the British government in India, expenses of war fought for British government. अपना जो लड़ाई झगड़ा का जो खर्चा था सब उनका निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, उनकी ग्रोथ हो रही थी अच्छी खासी, और एक्सपेंशन उनके बढ़ रहे थे गवर्नमेंट का इंडिया. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वॉर के टाइम पे एक्सपेंशन उस पे हो रहे थे, वो बहुत बड़ा एक रीजन बना इंडिया के लिए. ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, जिससे इंडिया की वेल्थ बहुत ज्यादा डाउन. इट कंपाउंड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल टिकेट, बहुत ज्यादा गिर गया मार्केट. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स. डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स क्या होता है, जिसके अंदर हमारे बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब आता है. ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑल फीचर्ड स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड. बहुत पीछे थी और बैकवर्ड थी, खराब ही था, सब खराब ही था भाई, कुछ अच्छा नहीं हुआ उनके टाइम पे. Here we focus on the focusing paramount. Birth rate and death rate. Both birth rate and death rate are very
highly near 48 and 40% thousand respectively. बर्थ रेट जो हमारा था 48 एंड डेथ रेट 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब हर 1,000 लोग में से 40 एंड 40 पर थाउजेंड, मतलब 1,000 में से 40 लोग बर्थ रेट जो था पैदा होते बच रहे थे, और डेथ रेट था 40, 1,000 में से 40। ठीक है, ये था। हाई BR एंड हाई DR सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। बहुत ज्यादा कंट्री में पॉवर्टी, मतलब भिखारी गिरी वही आ जाएगी। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये वो रेट होता है इसमें डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ ईयर ऑफ पर 1,000 लिव बर्थ। डेथ रेट में इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी में जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस पर 1,000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज साइन ऑफ पुअर हेल्थ एंड कंडीशन। ये हमारी पुअर हेल्थ एंड कंडीशन को दिखाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, सब लोगों की जीने की क्या एवरेज थी, तो उस टाइम पे लो थी बहुत, 44 ईयर्स ही मुश्किल से लोग जीते थे, बट अब 69 ईयर्स हो गई। इंडिपेंडेंस के टाइम 44 थी। भाई अच्छा, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास सरप्लस अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तुम आगे, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए ढंग का नहीं है, बाहर से तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, इम्पोर्ट कर रहे हो, बाहर से कुछ भेज रहे हो, इधर कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ ढंग का नहीं है, तुम सब मांग मांग के कर रहे हो, तो भाई कैसे ही जियोगे अच्छे से। 44 ईयर्स हुआ करती थी और फिर अब 69 हो गई। वैसे नहीं, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदल गई, बट अब हेल्थ सेक्टर और काफी चीजों में सुधार हो गया। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ हेल्थ केयर, और अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट वाह भाई बहुत ही ज्यादा कम, 16% था, सिर्फ 16%। 16% भी वो उन लोगों को काउंट करते थे जो लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। भाई वो पढ़े लिखे हैं ऐसा माना जाता था पहले के टाइम पर। जो लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, भाई वो पढ़े लिखे, वो उनको लिटरेसी रेट के अंदर ले लेंगे। 60% ऐसे लोग थे। जबकि फीमेल लिटरेसी की बात करें कि औरतें कितना पढ़ती थी, तो वो वही सिर्फ 7%, इतना ही होता था पहले। लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे पहले। और 16% लिटरेसी, वो भी सिर्फ जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ लो आप। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक ब्लू बॉक्स दिया है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है, मतलब आपका पूरा डाटा दिया है कि किस ईयर में कितना था, किस ईयर में कितना था, तो आप पढ़ लेना, सिर्फ इसमें डाटा है और कुछ इतना है नहीं इसमें। अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड करने के लिए ऑक्यूपेशनल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बताया था स्टार्टिंग में। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर 72% था, सेकेंडरी सेक्टर 10% था, और टर्शरी सेक्टर 17%, टोटल 100% हो गया। यही डिवाइडेशन था उस टाइम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या था, 72% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी इंगेज थी एग्रीकल्चर में। तो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट था लोगों के जीने का, इसी से वो कमा रहे थे और रह रहे थे उस टाइम पर। अब इसमें जो डाटा दिया गया है कि USA कंट्री इन रिलेशन एंड 2%, उस टाइम पे, जबकि USA में 2% था, जापान में 12% और जर्मनी में 4%। तो हमारा एग्रीकल्चर में अच्छा खासा था। ये लोग तो इतना नहीं करते थे, हम करते थे, तो एग्रीकल्चर में हमारा अच्छा खासा था उस टाइम पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं एज सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। उस टाइम पे हम सिर्फ 9% इंडस्ट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन जो इंगेज थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग आती थी। उसके कंपैरिजन में USA में 32% थी। कहाँ हम 9 या 32, और भाई उससे आगे और देखो इंग्लैंड 42। समझ रहे हो, तभी वो आज हमसे बहुत आगे है। अब अगर हम उनके बराबर भी हुए होंगे ना 32, तो वो 50 के क्रॉस कर गए होंगे। और 39 जापान की, देख लो, ये था। अब इंसिडेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। अब इंसिफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट करें। टेबल शोज अनबैलेंस्ड ग्रोथ फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की अनबैलेंस्ड ग्रोथ को दिखाता है। ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री।
लोग खेती बाड़ी छोड़ के इंडस्ट्रीज में जाना स्टार्ट कर रहे थे, मार्क द इकोनॉमिक टेक ऑफ। लेकिन इससे एक ये चीज दिखा रहा था कि एक जंप है जीडीपी ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए, बट इन द केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज एंड लार्ज एब्सेंट। There was some green shoots in the part of Madhya Pradesh presidency comprising area of presently Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Bombay and Bengal. ये सारा पार्ट इसमें आ जाता है. These areas witnessed an increase in manufacturing and services along with a decline in independence and agriculture sector. But at the same time, Odisha, Rajasthan, Punjab recorded increase in the workforce engagement in agriculture sector. जहाँ पर ये सारी इंडस्ट्रीज में लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना स्टार्ट कर रहे थे, वहीं इन सारी जगहों पर लोग एग्रीकल्चर से सेक्टर में ज्यादा इंगेज हो रहे। तभी आप देख सकते हो आज पंजाब में अभी भी जाना जाता है कि भाई खेती बाड़ी अच्छी खासी होती है पंजाब में, एंड वहाँ पे यही सब कुछ रहता है। बाकी ये उस टाइम का सिनेरियो है। तो ये हो गया दूसरी चीज। अब आ जाते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पर? एलिमेंट्स इकोनॉमिक चेंजेस, transportation, communication, banking and elements social changes like growth, education, health, ये सब के changes आए थे उस टाइम पे। ये सब बताया गया है, अभी आगे और होगा इसके बारे में कि ये सब चीजें थी उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अच्छी होनी थी। ठीक है, फाउंडेशन ग्रोथ ऑफ ये एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में भी डिस्क्राइब अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बताया गया। सो सबसे पहला और अच्छा काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, ये सबसे अच्छा काम है और सबसे बढ़िया काम है हम लोगों के लिए। रेलवेज इंट्रोड्यूस किया उन्होंने हमारे यहाँ पे। हमें कभी पता ही नहीं था कि रेलवेज, हमें तो पता ही नहीं था ट्रेन क्या होता है पहले, और अब गाड़ी वाड़ी तो घोड़ा गाड़ी चलाते थे, पर रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस, इससे बहुत हेल्प हुई हमारी। बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने यही किया है हमारे लिए। सो रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन 1850। याद कर लो इस डेट को, इस डेट को तो याद करके रखना हमेशा, तो बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन से इंडियन कॉलोनियल से। इट एम टू वाइडनिंग द साइज ऑफ मार्केट, इससे मार्केट का साइज बढ़ रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ब्रिटिश का कुछ रहा है ना अच्छा वाला, वो रेलवेज है। और यहाँ पर जो ये देखो एक ट्रेन दिखाई है पुरानी वाली, ये इंजन वाला कोयले से चलता था ना पहले। तो फर्स्ट ट्रेन जो हमारी थी वो बॉम्बे से मुंबई तक चली थी 1853 में, और आई थिंक ये 16 किलोमीटर्स था, ऐसा कुछ आप देख लेना। 16 किलोमीटर चली थी, ये फर्स्ट ट्रेन हमारी चली थी। और स्टार्ट कब हुई थी, सुबह कब हुई थी इंडिया में? 1850 में। पोर्ट्स डेवलप किए उन्होंने, सब अपना काम का निकलवाने के लिए किया भाई उन्होंने। ओडिशा पे कोनाल एक्सट्रेन एंड post was built as huge cost and failure of complete railways and ultimately abandoned. रेलवे को पूरी तरीके से compete कर रहा था but failed at compete with railways. रेलवे के आगे भाई कोई नहीं चल सकता, पानी कहीं निकल रहा है, कहीं रास्ता कुछ है, कभी कुछ है, रेलवे भाई सबसे बेस्ट। बट पोर्ट्स भी इम्पोर्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। डेवलप एंड एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, भाई बातचीत करने के लिए तो करेंगे, अपने ही काम के लिए किया उन्होंने, बट ये सब किया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में। नॉट इज द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर और लॉ को मेंटेन करने के लिए किया। रोड्स को डेवलप किया, फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा किया करने के लिए। There was way for develop weather roads and all about rural areas during the rainy season. बट बारिश के टाइम पर गाँव में जो सड़कें होती थी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ वो अपने काम की चीजें कर रहे थे। बट उन्होंने रोड इंट्रोड्यूस की कुछ जगह पर। रूरल एरिया बहुत सफर करता था वहां पे कभी कुछ सफर करने के लिए वैसे नेचुरल कैलमिटीज आ जाती थी, बारिश हो रही ज्यादा, बाढ़ आ गई, रोड ही ठीक नहीं है, कैसे जाए भाई, कुछ नहीं कर सकता वो। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रीफली बताया गया यहाँ पे कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ग्रोथ। ब्रिटिश आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं थी, उससे पहले काफी ठीक थी। डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में हमारी डेवलपमेंट एक्सप्लोरेट किया होने वाला हमें ब्रिटिशर्स ने कैसे, वो बताया गया। कॉन्सिक्वेंटली इंडियाज इकोनॉमी रिमेनिंग बैकवर्ड, पीछे ही होती जा रही, इवन इट वाज एक्सपीरियंस सम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, बट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आए उस टाइम पर। वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, वही पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछ रहे हैं कि इन सबकी जो, सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी
इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने काफी सारा, उनका जो मोटिव था, हमें हमारे यहाँ से सारी चीजें चुरा के लेके जाना और हम ही से ठगना फिर बाद में पैसे, ठीक है। बट क्या कोई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा हम लोगों के ऊपर, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का कमर्शियल आउटलुक एक तरीके से उन्होंने बिल्ड कर दिया, लोगों को फोर्स कर दिया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए। मतलब पहले लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपने सिर्फ खाने पीने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए करते थे। बट कमर्शियल फार्मलाइजेशन क्या, वो कैश क्रॉप करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में आई वो कैश क्रॉप, उससे एक्सपोर्ट्स भी हम लोगों ने अच्छे खासे करने शुरू करे। फिर कमर्शियल मार्केट से काफी सारा इंट्रोड्यूस हुआ हमारा आगे का, तो हम जीडीपी ग्रोथ में भी उसको काउंट कर सकते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें यही लिखा हुआ है कि उन्होंने मार्केट प्राइस में यही सब इंट्रोड्यूस किया। फिर दूसरी चीज अच्छी की, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। रेलवे को फैला के उन्होंने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निकाल दी इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ के लिए, रोड्स ओपन कर दी, तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, ठीक है। कंट्रोल ऑफ फेमाइन, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इतना अच्छा कर दिया था, फूड ग्रेन्स टू फेमाइन अफेक्टेड एरियाज, वहां पे फूड ग्रेन्स पहुंचाते थे, अकॉर्डिंगली फेमाइन्स में कंट्रोल, तो वहां पे भुखमरी वगैरह कंट्रोल हो जाती थी, महामारी कुछ भी आता था। और मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, देयर वाज ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम था, तो ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज फैसिलिटी, डिवीजन ऑफ रेलवे स्पेशलाइज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर बाकी चीजें भी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। उसके बाद efficient system of administration, the British government in India left a legacy of an efficient system of administration, काफी हार्ड जो वाला सिस्टम था उनका, अपनी लेगेसी छोड़ के गई ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया। दिस इज सर्व एज अ रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स, हम लोग इससे आइडियाज लेते हैं काफी सारी चीजों, ऐसा होता है ना, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं किस लिए, ताकि हमें जो पास में गलती है हम ना करें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारी एफिशिएंट बहुत अच्छी थी लेगेसी उसकी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, तो उनसे हम टिप्स ले लेते हैं, पॉलिटिशियन और प्लानर्स थोड़ी बहुत ले लेते हैं। उसके बाद फिर आपको ये बताया गया है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज क्या पड़ा, तो आप पढ़ लेना, इसके अंदर सिर्फ रेलवे के बारे में बताया गया है। पॉजिटिव दिए गए कि उसके आने से एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स हम अच्छे कर पाए, फिर रेलवे से कमर्शलाइजेशन ऑफ गुड्स होना स्टार्ट हुआ, सबसे फार्मिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं, मतलब करना शुरू, लोगों ने शिफ्ट हो गए। रेलवे फिर बहुत ज्यादा बैरियर्स को हटाती थी और लंबी लंबी रास्तों पर लोग जाना भी शुरू करना शुरू हो गए। फास्टर मूवमेंट, बहुत जल्दी जल्दी चीजें होने लगी, टाइम बचने लगा, बहुत जल्दी जल्दी चीजें सप्लाई होने लगी एक जगह से दूसरी जगह, ये तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव क्या है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन था इसकी वजह से हमारे लोग लुट गए पूरे, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हो गया हमारा काफी ज्यादा, बहुत जल्दी हो गया, इतनी जल्दी ये वो जाती आती थी ना, उतनी जल्दी हमारा सामान सब ले गए वो। फिनिश गुड्स कम इन एज इम्पोर्ट्स, इंडियन कंपनी गुड इजी ट्रांसपोर्ट, उन्हीं लोगों के लिए फायदा हुआ, ये दो चीजें बताई गई हैं। तो इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है एंड फिर हम तो सबको समझ में आया होगा अच्छे से, पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद